जय हिंद दोस्तों। आज प्रीपोजिशन का एक वीडियो मैं दे रहा हूं आपके लिए, जिसमें ऑफ, बाय, विद इन सब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये बहुत ही सदाबहार वीडियो रहेगा आपके लिए, एक अच्छा रोड मैप की तरह काम करेगा। और आपका इंटरेस्ट टर्न अप होगा कि बाकी सारे वीडियोज भी जो प्रीपोजिशन के हैं वो अच्छे तरीके से ऐप पे जाके देखें। और यूट्यूब चैनल पे भी तो बहुत सारे वीडियोस मैंने प्रीपोजिशन के ऊपर दे रखा है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर तरीके से कोर्स करना आपको ज़रूरी है। तो आज मैं बताऊंगा प्रीपोजिशन ओ एफ, ऑफ और बाई और विद के बारे में। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग का क्लास जो है फ्रेजल वर्ब का जो सीरीज चल रहा है, या न्यूज़पेपर का जो सीरीज चल रहा है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है, ये क्रमशः चलता रहेगा। इसमें कहीं कोई बाधा रुकावट नहीं आएगी। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UP PCS J के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रीपोजिशन ऑफ है, इसका सबसे पहला जो काम है पोजीशन बताना। चाहे किसी लोकेशन का पोजीशन बताना है, या किसी टाइम का पोजीशन बताना है, किसी वस्तु का बताना है पोजीशन, जैसे ये ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे पोजेसिव साइन। जैसे कहते हैं ना कि राम की गाय, राम्स काऊ। तो ये क्या करता है, ये बताता है एक संबंध राम का गाय से, या गाय का राम से। यानी राम की गाय, किसकी गाय है? राम की गाय। तो ऐसे ही हम पॉजिटिव साइन की जगह OF लगाते हैं। इसका तो रिस्ट्रिक्शन है कि इनका यूज हम सिर्फ करते हैं फॉर लिविंग थिंग, सिर्फ सजीव वस्तु के लिए होता है, निर्जीव के लिए नहीं होता। लेकिन इनका जो प्रयोग करेंगे दोस्तों, ये किसी के लिए भी ऑफ हो सकता है। द काउ ऑफ राम, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। राम्स काउ, राम की गाय, या द काउ ऑफ राम। समझ रहे हैं? तो जैसे ये बताता है का के की, वैसे ये भी बताता है वही, यानी संबंध दिखाने का काम करता है। अगर मैं कहूं यहां कि जनवरी ऑफ लास्ट ईयर, द जनवरी ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल की जनवरी। टाइम बता रहा है, टाइम का पोजीशन बता रहा है, तो ऑफ जो है पॉजिटिव साइन के लिए हम यूज करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं कह रहा हूं द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, यही हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस विलेज पीपल। ठीक है, दिस विलेज पीपल यानी इस गांव के लोग। तो पॉजिटिव साइन जो काम करता है वही काम हमारा प्रीपोजिशन ऑफ करता है, यानी कि संबंध दिखाने का। सही है? संबंध दिखाने का काम करता है दोस्तों। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा ये जो ऑफ है, इसका काम है पोजीशन बताने का, तो काम है ही। इसके अलावा अगर कोई आदमी जैसे बीमारी से मरता है, अगर कोई बीमारी से मरता है तो उसके लिए भी आप ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। याद रहे, कोई बीमारी से मरे तब, अगर कोई भूख से मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, तो उसके लिए अलग बात होगा। तो हम सिर्फ बीमारी के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कैंसर, यानी कि उनके दादाजी कैंसर से मर गए। कौन मर गया कैंसर से? उनके दादाजी। तो मृत्यु का कारण जो है वो एक बीमारी है।
हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कैंसर। तो कैंसर है, टाइफाइड है, कॉलरा, कुकर खांसी, जो बीमारी के लिए अगर कोई बीमारी से मरता है तब ऑफ लगाते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी से ना मरे, अगर मैं कहूं कि हिज ब्रदर डाइड ऑफ हंगर, भूख से मर गया, तो गलत हो जाएगा। भूख से मर गया, यहाँ फ्रॉम लगाएंगे। फिर बीमारी हो, एलिमेंट हो, तब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मर गया, समझ रहे हैं? तो सिर्फ हम ऑफ का प्रयोग डाई के साथ तब करेंगे जब आगे कोई रेफरेंस बीमारी का हो, तभी हम इसका यूज करेंगे। तो पोजीशन के लिए भी डाई ऑफ डिजीज हो तब भी करते हैं। और अगर कोई सोर्स दिखाना हो, सोर्स अगर दिखाना हो कि कोई चीज किस चीज का बना हुआ है, जैसे बोलते हैं ना मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ है, तो सोर्स बताने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि यह टेबल तांबे का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, या लोहे का बना हुआ है, या लकड़ी का बना हुआ है, या प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उस केसेस में भी ऑफ का प्रयोग करते हैं सोर्स दिखाने के लिए। जैसे अगर मैं यहां लिखूं कि दिस टेबल इज मेड ऑफ कॉपर, मेड ऑफ कॉपर, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, या दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन, या प्लास्टिक। तो मेड ऑफ कॉपर, मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ आयरन कहते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ मेड की जगह मेड अप हो, अगर यह होता कि दिस टेबल इज मेड अप विद कॉपर, यानी कि यह टेबल कॉपर से बनाया जाता है, तो मेड अप लिखा रहे तो यहाँ ऑफ ना लगा के विद लगाना है, सिर्फ मेड रहेगा तब ऑफ लगाएंगे। सही है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब मेन जो इसका है पोजीशन बताना, सोर्स, और मृत्यु अगर बीमारी से होता है उसके लिए करते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं जैसे आप मेड के साथ ऑफ लगाते हैं, मेड ऑफ, वैसे ही कंपोज का मतलब ये होता है कई टुकड़ों से मिलके कोई चीज को बनाना। तो कंपोज्ड के साथ भी ऑफ, या कंसिस्ट का मतलब भी बनाना होता है, इसके साथ भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। सही है। अगर मैं कहूं कि दिस टॉय इज मेड ऑफ 4 पार्ट्स, या कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स, या कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, इज कंसिस्टेड ऑफ 4 पार्ट्स, तो सब सही है। तो मेड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, तो कुछ सर्टेन वर्ड है जिसके साथ सर्टेन प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, उसे भी हमें ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रहा हूँ जिसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे सिक का मतलब तो बीमार होता है, हल्का फुल्का अगर कोई बीमार है तो सिक बोलते हैं। लेकिन अगर इसके साथ मैं सिक ऑफ बोल देता हूँ तो सिक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज से तंग आ जाना, सिक ऑफ। तो सिक के साथ ऑफ लगाते हैं, विद या कुछ और लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ इसी मीनिंग को देता हुआ एक वर्ड है फेड अप, तो इसके साथ विद लगा देते हैं, या डिसगस्टेड, मीनिंग सबका एक ही है, लेकिन अलग अलग वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैं इस परेशानी से तंग आ चुका हूं, तो आई एम सिक ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो क्लूज, टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में ये सब काफी हेल्पफुल होता है। अगर यहाँ सिक ऑफ के बदले में यहाँ अगर हम सिक के जगह फेड लिखा होता, फेड अप, तो फिर यहाँ विद लगा देते, या डिसगस्टेड होता तो विद लगाते। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड है किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन हमें लगाना है। और आगे वाला नाउन है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब पूछताछ करना होता है, जांच पड़ताल करना। लेकिन ये नाउन भी डिसाइड करेगा कि आगे वाला नाउन क्या है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कोई मैटर की जांच पड़ताल करना है तो इनटू लगाएंगे।
किसी व्यक्ति से अगर कोई पूछना है, पूछताछ करना है, आगे जो नाउन है कोई पर्सन है तो ऑफ लगाना है। और डॉक्टर अगर किसी के स्वास्थ्य के बारे में जांच पड़ताल कर रहा है तो आफ्टर लगाते हैं। तो आगे वाला नाउन भी डिसाइड करता है कि हमें कब कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता द पुलिस विल इंक्वायर इनटू दिस मैटर, और इनटू एक साथ लिखिएगा, इंक्वायर इनटू दिस मैटर। तो इसका मतलब हो गया कि पुलिस इस बात की जांच पड़ताल करेगी। यहाँ पे आप चाहे तो इन्वेस्टिगेट भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टिगेट ट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, या फ्रेजल वर्ब इसके जगह लिख सकते थे, लुक इनटू, इसका मतलब भी जांच पड़ताल करना होता है, इंक्वायर इनटू, लुक इनटू या इन्वेस्टिगेट। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे होता कि पुलिस तुमसे जांच पूछताछ करेगी, इंट्रोगेट करेगी, तो पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे वाला नाउन तो व्यक्ति है, द पुलिस विल इंक्वायर ऑफ यू रिगार्डिंग दिस। रिगार्डिंग जो है ये भी हमारा प्रीपोजिशन है, लेकिन ये आईएनजी लगा हुआ है इसलिए इसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहेंगे। रिगार्डिंग, कंसर्निंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग होता है ना। तो फिर यहाँ पे हमने इंक्वायर के साथ ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि आगे पर्सन है। लेकिन अगर यही होता कि डॉक्टर ने आपके स्वास्थ्य का जांच पड़ताल किया था कल, तो द डॉक्टर इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ yesterday। ठीक है, द डॉक्टर इंक्वायर्ड योर हेल्थ yesterday। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं प्रीपोजिशन के सही यूसेज को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पे बोलता हूं डिस्पोज, तो आपने देखा होगा कि डिस्पोज के साथ सिंगल एफ ऑफ भी आता है और डबल एफ ऑफ भी आता है। तो डिस्पोज करना का मतलब होता है कोई कूड़ा करकट वगैरह को है, मतलब कोई निश्चित जगह से हटा के कहीं दूसरी जगह पे डाल देना, डंप कर देना। तो ये खास करके तब यूज करते हैं जब आप कह रहे हैं कि डिस्पोज ऑफ द गार्बेज, यानी कि डंप द गार्बेज, कहीं उसको जमीन के अंदर में दबा दो। और सिंगल एफ अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब कि जो भी चीज आपके पास है उसको बेच देना पूरी तरीके से। सही है? तो दो मीनिंग निकलता है। जैसे मैं अपने प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूं तो कौन सा एफ लगेगा, कॉन्टेक्स्ट को देखिएगा। आई वॉन्ट टू डिस्पोज, अब प्रॉपर्टी को डंप तो नहीं करेंगे, बेचेंगे, तो यहां सिंगल एफ होगा। और अगर मैं कहूं कि आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ दिस गार्बेज, अब गार्बेज है इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ लगाना है। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे केयर होता है, जैसे बोलते हैं टेक केयर, तो टेक केयर के साथ ऑफ लगाते हैं, लेकिन तब लगाते हैं जब आगे पर्सन हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई वस्तु हो तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। विल यू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे? तो टेक केयर ऑफ। इसकी जगह अगर अटेंड वर्ड होता तो अटेंड ऑन का मतलब भी ध्यान रखना है, या वेट ऑन अगर बोलेंगे तो इसका मतलब भी ध्यान रखना है। या एक और फ्रेजल वर्ब होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब भी होता है ध्यान रखना। तो सही प्रीपोजिशन लगाना है, टेक केयर के साथ ऑफ, अटेंड है तो ऑन, वेट है तो ऑन, लुक आफ्टर, इस तरह से। तो कई सारे वर्ड्स के साथ सर्टेन प्रीपोजिशन होता है, लेकिन उसी से मिलता जुलता अगर कोई सिमिलर वर्ड हो तो प्रीपोजिशन बदल सकता है। जैसे फुल है तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज, जैसे ए रूम लाइट से
भरा हुआ है तो सफ्यूज्ड विद बोल देते हैं, है ना। उत्साह से भरा हुआ है, रिप्लीट विद बोल देते हैं। भरा हुआ है, अबाउंड है, इसका मतलब भरा हुआ होता है लेकिन इसके साथ इन का प्रयोग करते हैं। अबाउंड इन, रिप्लीट विद, सफ्यूज्ड विद, फुल ऑफ, सबका मीनिंग है भरा हुआ होना, लेकिन इनके साथ हम क्या लगा रहे हैं, ऑफ, लेकिन इनके साथ क्या लगा रहे हैं, विद इन। अबाउंड का मतलब भरा हुआ होना। जैसे अगर मैं कहूँ कि दिस पॉन्ड इज अबाउंड इन फिश, मछली से भरा हुआ है, रिप्लीट विद फिश, सफ्यूज्ड विद फिश, समझ रहे हैं, और फुल ऑफ फिश। तो ये अलग अलग वर्ड, नाउन है, एडजेक्टिव है, उसके अनुसार भी प्रीपोजिशन बदलता है। आगे वाले नाउन को भी देखना हमेशा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे और बहुत सारे वर्ड आप देखते होंगे जिसके साथ आप ऑफ का प्रयोग देखते हैं, जैसे अक्यूज्ड है तो अक्यूज्ड के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ, है ना। किसी को आरोप लगा रहे हैं, उसको अभी सजा मिला नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट ने सजा सुना दिया है उसको कन्विक्टेड बोलते हैं, उसके साथ भी ऑफ। और कोर्ट ने अगर किसी को माफ कर दिया कोई भी आरोप से तो एब्सॉल्व ऑफ कहते हैं, है ना। लेकिन अगर एब्सॉल्व ऑफ या अक्यूट ऑफ, अक्यूटेड ऑफ, यानी कोई आरोप से बरी कर देना, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। यही मतलब होता है एक्सोनरेट का, लेकिन एक्सोनरेटेड मतलब भी कोई आरोप से मुक्त कर देना, फ्री फ्रॉम, एग्जेम्प्ट फ्रॉम। तो ठीक है ना, ये जो पांचों वर्ड है इसका मीनिंग एक ही है, एब्सॉल्व, अक्वीट, एक्सोनरेट, फ्री और एग्जेम्प्ट, कोई आरोप से मुक्त कर देना। लेकिन इन दोनों के साथ ऑफ, लेकिन बाकी के साथ फ्रॉम लगता है। अभी अक्यूज्ड की जगह चार्ज्ड होता तो चार्ज्ड के साथ हम प्रेफर क्या करते हैं, चार्ज्ड विद, लेकिन अक्यूज्ड ऑफ और कन्विक्टेड मतलब सजा सुना दिया गया है। देख रहे हैं, सर्टेन वर्ड के साथ सर्टेन प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको करना है। तो जब भी हम प्रीपोजिशन पढ़ें तो ये ध्यान रखना है कि हमें कब कहाँ किस वर्ड के साथ किस चीज का प्रयोग करना है। तो ये चलिए आप बताइए ऑफ और कहाँ कहाँ पे हम लगाते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं अवेयर, तो अवेयर ऑफ मतलब मुझे मालूम है, आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, आई एम अवेयर ऑफ योर वीकनेस, आई एम अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ। अगर हम यहाँ नोन लिख दें तो नोन के साथ क्या होगा, टू हो जाता है। अगर फैमिलियर लिख दें तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। लेकिन अक्वाइंटेड लिखें, अक्वाइंटेड का मतलब ही परिचित होता है, अक्वाइंटेड विद हो जाता है, समझ रहे हैं, अकीन विद हो जाता है। तो ये अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन लेता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बी वेयर, तो बी वेयर के साथ आप क्या लगाते हैं, ऑफ। तो ये सब फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, रैपिड फिलर, इसके हिसाब से बहुत जरूरी होता है, बी वेयर ऑफ। जैसे अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। तो अगर आप किसी चीज से भयभीत हैं तो आप क्या लगाते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ पर्टिकुलर थिंग, आई एम अफ्रेड ऑफ। तो वी वेयर ऑफ, अफ्रेड ऑफ। इसी तरह से होप है, उम्मीद, होपफुल एडजेक्टिव होता है, इनके साथ आप क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। आई हैव होप ऑफ माई सक्सेस, आई एम होपफुल ऑफ माई सक्सेस, समझ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे ऑफ लगाते हैं, कौन कौन से फ्रेजल वर्ब में, कौन कौन से वर्ड के साथ, ये सब आपको ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन का क्लास आपको कंटिन्यू करते रहना है ऐप पे, जो मैं स्पेशल इंग्लिश बैच में भी दे रहा हूँ। और आज मैं इस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप यहाँ तक, अभी ये क्लास और लंबी चलेगी, लेकिन एक छोटा सा क्लिप मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, आप इसको एंजॉय करिए। और अगले वीडियो में फ्रेजल वर्ब का सीरीज, न्यूज़पेपर का सीरीज और ट्रांसलेशन का सीरीज यूट्यूब पे शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी माइक में, तो मैं वीडियो इधर लगातार रोज डाल नहीं रहा था। नहीं तो मेरी प्रयास होती है, मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं आपको वीडियो देता रहूँगा और आपसे कनेक्टेड रहूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ऑफ के बाद विद के बारे में और बाई के बारे में, बाई और विद दोनों के बारे में। तो दोनों के यूसेज में कई बार समानता लगता है, लेकिन डिफरेंसेस है। बाई का यूज हम तब करते हैं खास करके पैसिव वॉइस में, डूअर के लिए, जो एक्शन का करने वाला है उसके लिए। और विद किस चीज से वो काम किया गया, तो ये इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट के लिए है,
जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हैं उसके लिए होता है, बाई और विद। जैसे ऐसे इसके कई काम है, लेकिन धीरे धीरे मैं इनमें क्लियरिटी ला रहा हूं। जैसे अगर मैं कहूं रावण वॉज किल्ड राम एन एरो, ठीक है। अब यहाँ पे एक में बाई लगाना है, एक में विद लगाना है। तो देखिए किल्ड, ये एक्शन जो हुआ है करने वाला राम है, तो यहाँ पे बाई लिखेंगे, और जिस चीज से मारा गया है वो इंस्ट्रूमेंट, वो ऑब्जेक्ट एरो था, यहाँ विद लिखेंगे। सही है। जैसे अगर मैं लिखूं कि दिस लेटर इज रिटेन ठीक है, यह लेटर लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, लिखने का काम हुआ है, इसके द्वारा बाई लगाएंगे, और कॉस्टली पेन जो है इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे। आ रही बात समझ में? इसको कई उदाहरण से देखिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूं वह थाली में चम्मच से खा रहा है, तो ही इज ईटिंग ठीक है। यहाँ देखिए ही इज ईटिंग, तो कहाँ से उठा के खा रहा है, प्लेट से, तो यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे, और जिस चीज से खा रहा है, जो होल्ड करके पकड़ के खा रहा है, वो स्पून है, तो यहाँ पे विद लिखेंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ही वॉज बीटेन हिज टीचर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई या विद, स्टिक, छड़ी से पीटा गया, तो छड़ी इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट है, विद आया, यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि प्लीज कट दिस एप्पल, बोलिए बाई या विद, क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो डूअर के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं कभी भी, जो डूअर है उसके लिए। कई बार हम गलती कर देते हैं, जैसे अगर मैं कहूं आई एम इंटरेस्टेड, अब यहाँ पे ऑप्शन है बाई और इन, क्या लगाएंगे। तो कई बार हमें ये देखना होता है, मैथमेटिक्स जो है हमारा कोई डूअर नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। जैसे अगर मैं कहूं दिस हाउस हैज बीन बर्न्ड फायर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है बाई और इन, तो फायर के लिए इन का प्रयोग होता है, तो इन चीजों का देखना है। आई एम सरप्राइज्ड या अमेज्ड योर बिहेवियर, ठीक है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है बाई और एट, क्या लगाएंगे, यहाँ एट लगाना है। अमेज सरप्राइज के साथ एट, इंटरेस्टेड के साथ इन लगाते हैं। फायर के लिए, स्मोक के लिए इन का। जैसे अगर मैं कह रहा हूं दिस हाउस इज इनगल्फ्ड, निगल दिया गया है, इनगल्फ्ड स्मोक, स्मोक में। यहाँ इन और बाई दोनों ऑप्शन हो, आपको क्या लगाना है, इन सही है और बाई गलत है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि आपको बाई डूअर के लिए लगाना है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड के साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लगाएंगे, जैसे अभी आपने पढ़ा था। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं ही इज नोन, और यहाँ टू है और बाई है, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन बाई मी, तो नोन के साथ टू लगता है, फेमिलियर के साथ टू लगता है, क्वांटिटी के साथ विद लगता है। तो ये सारे वर्ड्स को भी आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली जो डूअर होता है उनके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव बनाते समय
ये जो वर्ड्स आपने देखा है इनके साथ आपको क्या लगाना है, अलग अलग प्रीपोजिशन लगाना है। लेकिन डूअर हो, हिम हो, हर हो, देम हो, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, जो डूअर है रावण है, राम है, तब आपको बाई का प्रयोग करना है। एक यूज हुआ बाई और विद का। दूसरा, यही बाई का यूज लोकेशन के लिए बिसाइड के सेंस में होता है। बिसाइड का मतलब क्लोज, ठीक है। क्लोज यानी नियर, नियर खुद प्रीपोजिशन है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन ही लगाना है, नियर टू, क्लोज टू लिख सकते हैं। अच्छा, बिसाइड्स अगर बोलेंगे तो बिसाइड्स का मीनिंग अलग है, ये भी प्रीपोजिशन है, इसका मतलब हो जाएगा इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त। जैसे अगर मैं कह रहा हूं राम इज सिटिंग बाई हर, बाई हर यानी कि नियर हर या क्लोज टू हर। नियर टू हर नहीं बोलना है, या नियर खुद प्रीपोजिशन है, तो यहाँ बाई का मतलब बगल में है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आई वॉज क्रॉसिंग बाई अ हट यस्टरडे, आई वॉज क्रॉसिंग बाई अ हट यस्टरडे, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं एक हट के बगल से गुजर रहा था। सही है। तो बिसाइड के का यूज इस तरह से हम करते हैं। अगर मैं कहूं कि इस मंदिर के बगल में एक तालाब है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ पॉन्ड बिसाइड, बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड दिस टेम्पल, इस टेम्पल के बगल में एक पॉन्ड है, बिसाइड्स नहीं लगाएंगे। अगर मैं कहूं कि देयर आर टू मोर टेम्पल्स एट दिस विलेज, बिसाइड्स दिस विलेज, बिसाइड्स दिस विलेज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस गांव में, सॉरी, बिसाइड्स दिस टेम्पल, इस टेम्पल के अलावा इस गांव में दो और मंदिर हैं। तो बिसाइड्स का मतलब हुआ कि इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू जो है ये भी हमारा फ्रिज प्रीपोजिशन हो गया। इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलेंगे क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बना है। ये हमारा प्योरली प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन। तो बाई का यूज बिसाइड के सेंस में भी हम करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पे बाई का यूज, तो इसका यूज टाइम बताने के लिए होता है बिफोर के सेंस में, यानी बिफोर द एक्सपायरी डेट, जो एक्सपायरी डेट दिया है उसके पहले का समय बताता है। जैसे बाई मंडे, इसका मतलब कि जो सोमवार का समय दिया है ना उसके पहले पहले हो जाएगा। और टिल को अगर हम यूज करते हैं तो ये मतलब होता है अप टू द एक्सपायरी डेट, यानी कि जो डेट दिया हुआ है उस समय तक की बात होती है, और ये पहले पहले की बात होती है। तो दोनों में फर्क हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूं, मीनिंग में भी देखिएगा चेंज, आई विल बी, आई विल बी इन द ऑफिस, आई विल बी इन द ऑफिस बाई 5 PM। ठीक है, एक ये वाक्य देखिए, और अगर मैं यहां पे कहता हूं आई विल बी इन द ऑफिस टिल 5 PM, तो एक में बाई लिखा है, एक में टिल लिखा है, दोनों में फर्क क्या हो गया, यानी कि जब तक ये जो डेट समय दिया हुआ है, तब जब तक ये एक्सपायर ना हो जाए तब तक मैं यहाँ रहूंगा। आई विल बी मतलब आई विल स्टे, इसका मतलब स्टे हो गया, इसका मतलब रिमेन हो गया, बने रहेंगे। और आई विल बी इन ऑफिस बाई 5 PM यानी कि 5 बजे के पहले पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो इसका मतलब रीच हो गया। मीनिंग चेंज हो जाता है बाई और टिल लगाने से।
जैसे अगर मैं कहूं कि आई विल हैव कंपोज्ड अ पोएम बाय दिस मंडे, तो इसका मतलब क्या हो गया? सोमवार तक, यानी कि जो समय दिया हुआ है इसके पहले पहले मैं एक कविता लिख चुकूंगा। समझ रहे हैं? बाई का मतलब बिफोर के सेंस में होता है, टील का मतलब अप टू एक्सपायरी डेट। ये समझिएगा दोनों के फर्क में। जैसे आई विल हैव रीच देयर बाई 6 PM, यानी कि 6 बजे के पहले ही पहुंच जाएंगे। हो सकता है 4 बजे ही पहुंच जाए, हो सकता है 5 बजे ही पहुंच जाए। आ रही है बात समझ में? ये जो बाई है दोस्तों, ये मैनर भी बताने के लिए हम यूज करते हैं। आई कैन विन दिस मैच बाई प्लेइंग वेल। इसका मतलब समझ रहे हैं? मैं इस खेल को जीत सकता हूं। कैसे? मैं इस मैच को जीत सकता हूं कैसे? कैसे? अच्छा खेल के। तो बाई मैनर यहां बता रहा है, बाई प्लेइंग वेल। अगर मैं कह रहा हूं आई कैन पास द एग्जाम बाई चीटिंग, कैसे पास कर लेंगे? चीटिंग से। तो फिर ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। बाई जो है एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करता है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है बाई का, वो है साधन बताने के लिए। यातायात का साधन, संचार का साधन, पेमेंट का साधन, उसके लिए यूज करते हैं। मीन्स साधन, साधन किसका? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात, कम्युनिकेशन। या मीन्स ऑफ पेमेंट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए भी। लेकिन कभी भी मीन्स के साधन के रूप को ये दिखाता है तो इसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। नो आर्टिकल्स। ए एंड द का प्रयोग अगर इनके साथ करेंगे तो गलत हो जाएगा हर बार। ये भी एक गलती होती है जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं आई विल गो देयर, मतलब ये मूवमेंट बता रहा है। बाई कार ना कि बाई अ कार। बाई ट्रेन ना कि अ ट्रेन या द ट्रेन। बाई टैक्सी ना कि अ टैक्सी और द टैक्सी। ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलराइज कर दिया जाए कि मैं अपने दोस्त के कार से जाऊंगा, तो ये खास हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ तो एक साधन के रूप में नॉर्मल वे में कह रहे हैं आई विल गो देयर बाय द कार ऑफ माई फ्रेंड, बाय द कार ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है। तो देखिए आई विल गो देयर बाय द कार ऑफ माई फ्रेंड, तो ये डिफरेंट हो गया। तो फिर हम यहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आई विल पे योर ड्यूज बाई चेक, मैं आपका उधार, ड्यूज मतलब उधार राशि जो है, चेक से पे करूंगा। तो द लगाते तो गलत हो जाता, तो बाई चेक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं बाय द चेक ऑफ एसबीआई, एसबीआई के चेक से पे करेंगे, तो फिर ये ठीक है, पर्टिकुलराइज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा आई विल इन्फॉर्म हिम बाय द ईमेल, तो ये साधन है। कैसे इन्फॉर्म करेंगे? ईमेल से। तो यहाँ पे द लगाना गलत है। तो जब भी मीन्स के रूप में इनका यूज कर रहे हैं ना, तो ए एंड द इनका प्रयोग नहीं करना है। तो मैं कहीं जा रहा हूँ घोड़ा गाड़ी से, हाथी से जा रहे हैं, कैमल से जा रहे हैं, बाइसिकल से जा रहे हैं, बाई लगाएंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए आई विल गो देयर या आई विल कम हेयर बाई बस। ठीक है। और द कुछ नहीं आया। लेकिन कई बार बच्चे होते हैं बस, ट्रेन, टैक्सी देखते ही सीधा बाई लगा देते हैं।
अगर यहाँ पे मूवमेंट वाला वर्ब नहीं है, आई विल गो और कम ये सब नहीं है, अगर हो आई एम ऑन द बस, बिल्कुल सही है। आई एम इन द ट्रेन नहीं बोलेंगे, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द एरोप्लेन, ठीक है, मैं एरोप्लेन पे हूं, मैं हॉर्स पे हूं बैठा हुआ, मैं साइकिल पे हूं, ऑन लगाएंगे, ऑन। लेकिन यहाँ मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे ये वाला जो वर्ब है ना स्टेटिव वर्ब है, स्थिरता बता रहा है, कहाँ हैं आप, स्टेटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ गो और कम है, अगर यही होता कि आई विल कम बाय द ट्रेन, आई विल कम बाय द एरोप्लेन, आई विल कम बाय बाइसिकल, बाय हॉर्स, बाय एलिफेंट, तो फिर सब सही होता। तो ये ध्यान रखना है। अगर यहीं पे है, जैसे बार बार पूछा जाता है कि आई विल कम हेयर ऑन फुट, अगर यहाँ बाई फुट लगाते, फुट है पैदल आएंगे, ऑन लगाना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सही है। चलिए दोस्तों अगर अब हम बात कर रहे हैं यहाँ, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि विद एक तो इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और विद जो होता है आपका टुगेदरनेस भी दिखाने के लिए आप प्रयोग करते हैं। एक साथ अगर कोई बना हुआ है किसी के साथ, इसी के साथ अगर हम अलोंग विद लगा देते हैं तो ये भी प्रीपोजिशन ही है, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाएगा। या टुगेदर विद लगाते हैं, इंक्लूडिंग बोलते हैं, ये भी वही मीनिंग देता है इंक्लूडिंग, लेकिन ये आईएनजी लगा है, तो ये जो हो गया आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसका मतलब है कि आप बता रहे हैं कि किसी के साथ आप बने हुए हैं, तो सबका मतलब कमोबेश एक ही होता है। लेकिन अगर हम इसके उल्टा अगर हम बात करें, विद की जगह विदाउट लगा दें, समझ रहे हैं, या एक्सक्लूडिंग लगा दें, यहाँ इंक्लूडिंग था एक्सक्लूडिंग हो गया, तो इस सब का मतलब हो गया एंड नॉट, मतलब आगे वाले को जीरो मान के चलिए, फिर समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, और खास करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनका खूब प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे कि राम इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर्स, तो आप समझ रहे हैं किसके साथ वो खेल रहा है, अपने भाइयों के साथ खेल रहा है। विद का प्रयोग एक तो आपने इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट के लिए देखा था, ये जो हो रहा है यहाँ पे टुगेदरनेस दिखाने के लिए साथ साथ खेल रहे हैं। तो हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम, विद तो प्रीपोजिशन ही है, तो आगे वाला जो होगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके हिसाब से वर्ब नहीं लगाना है, राम के हिसाब से, इसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इज प्लेइंग लिखना है, ना कि आर प्लेइंग, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे विद की जगह इंक्लूडिंग लिखते तब भी हमें वही करना है, आगे वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या अगर हम यहाँ टुगेदर विद लिखते तब भी लास्ट वाला वर्ड विद है, अलोंग विद है, ये सब हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। राम विद, राम साथ ही साथ, टुगेदर विद, या एक और वर्ड है एज वेल एज, इसका मतलब भी साथ ही साथ होता है, हालांकि एडवर्ब के रूप में भी आता है, यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में हम इसको देख रहे हैं, मतलब सिमिलर मीनिंग देगा। एज वेल के रूप में जब आएगा एडवर्ब में, तो इसका मतलब होगा एल्सो, टू के सेंस में, भी के सेंस में। अच्छा, अगर हम लिखें कि साथ साथ खेल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि राम विद की जगह विदाउट हिज ब्रदर, विदाउट हिज ब्रदर्स, तो विदाउट भी जो है हमारा प्रीपोजिशन है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ इज प्लेइंग ही लिखेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग ठीक वही होगा जो एक्सक्लूडिंग लगाने पे होता है, या एक प्रीपोजिशन है एक्सेप्ट, इसका मतलब भी वही हो जाएगा। या हम इसकी जगह पे एंड नॉट भी लिखें, इसका मतलब क्या हो रहा है, राम एंड नॉट हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स नहीं खेल रहा है,
ये सब का मतलब एक ही है और इसी के अनुसार हमने यहाँ वर्ब जो लगाया है इज लगाया है। आ रही है बात समझ में? तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था माइक में, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था माइक के साथ। तो सर बहुत दिनों के बाद आज मैं जो वीडियो दे रहा हूँ, तो आज का क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।